आज का हमारा टॉपिक है डायपोल मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। साथ में हम इसके पढ़ेंगे फ्रेजांस रूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है डायपोल मूवमेंट। सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो एटम से मिलकर बना है। इन दोनों में से यदि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा हो तो ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल डाईपोलर हो गया क्योंकि इसके दो एंड पर दो पोल क्रिएट हो गए। लेट जो इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से। तब डायपोल मूवमेंट क्या होगा? डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ charges and distance of separation between the centers of positive and negative charges is called dipole moment। यानी यदि हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, सो क्यू म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, वेयर क्यू क्या है? चार्ज ऑन द एटम्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये जो डायपोल मूवमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका अपना चार्ज, इसका अपना डायरेक्शन भी होती है। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सपोज 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का हो और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनके बीच में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का हो, तब ये जो डायपोल मूवमेंट होगा वो 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा, जिस वैल्यू को हम 1 डिवाई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सिंबल होता है डी। यानी जो डायपोल मूवमेंट के यूनिट्स हैं वो क्या है? डिवाई है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मूवमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सपोज यदि मैं HCl एक डाईपोलर मॉलिक्यूल की बात करूं, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंटिंग इट्स हेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड टेल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जिनमें दो एटम्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो उसके बॉन्ड के डायपोल मूवमेंट के इक्वल होता है। परंतु यदि हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे यदि हम वाटर की बात कर रहे हैं, सपोज यदि हम वाटर का स्ट्रक्चर लें, इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा HO बॉन्ड का वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से दिस मॉलिक्यूल विल हैव ए नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ 1.84 डिवाई। नेक्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें, ये भी एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस केस में जो बॉन्ड पेयर का डायपोल मूवमेंट है वो इन डायरेक्शन में है और लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, यानी सभी का
जो डायपोल मूवमेंट है सभी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए इसका भी एक नेट डायपोल मूवमेंट होगा 1.47 डिवाई। यानी यदि आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉन्ड है, तब जो डायपोल मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का वो उन सब के सम और एवरेज के बराबर होता है। अब यदि मैं और मॉलिक्यूल ले, हम BF3 मॉलिक्यूल की बात करें जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है और जो डायपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो गए। अब जो टोटल डायपोल मूवमेंट होगा एवरेज दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। यदि हम CCl4 मॉलिक्यूल की बात करें, अगेन द डायपोल मूवमेंट सभी बॉन्ड्स का, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलर है, डायपोल मूवमेंट इनका इस डायरेक्शन में है और यहां ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज व्हाई नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज 0। यदि हम NF3 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, NF3 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, यहां फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन बॉन्ड्स का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ गया, लेकिन जो लोन पेयर है उसका डायपोल मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो एक दूसरे का कैंसल आउट हो जाएगा। सो नेट डायपोल मूवमेंट 0 तो नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है ऑपोजिट डायपोल मूवमेंट्स, लेकिन कम होगा जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा और ये जो वैल्यू होती है ये होती है 0.24 डिवाई। एप्लीकेशंस की बात करते हैं डायपोल मूवमेंट की। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन डिटरमिनिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। यदि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें जो बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट होता है वही मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट होता है, उन केस में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल H2, N2, Br2, दे हैव नेट डायपोल मूवमेंट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मूवमेंट 0 होगा उनको हम एकदम कह देंगे कि दे आर नॉन पोलर इन नेचर। परंतु जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं जैसे HF है, जैसे HCl है, दे हैव ए नेट डायपोल मूवमेंट, उनका एक नेट डायपोल मूवमेंट होता है। इसका मतलब दीज मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर। ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे? पोलर नेचर के होंगे यानी डाइपोलर होंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है इन डिटरमिनिंग द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यदि हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दोज हैव डायपोल मूवमेंट 0 मींस दे आर सिमेट्रिकल। उनकी जो शेप होगी वो सिमेट्रिकल होगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, द डायपोल मूवमेंट ऑफ द वन बॉन्ड is cancelled by the dipole moment of the other bond in the opposite direction, so the net dipole moment is 0। इसी तरह से यदि हम मीथेन की बात करें, net dipole moment is 0 because the structure is symmetrical। इसी तरह से यदि हम Cl4 की बात करें, the net dipole moment is 0 because the structure is symmetrical। But ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दोज हैव ए नेट डायपोल मूवमेंट, देयर ज्योमेट्री इज अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अमोनिया की यदि हम बात करें, इट विल हैव ए नेट डायपोल मूवमेंट। यहां पर 1.4 डिवाई के आसपास इसका डायपोल मूवमेंट होता है,
बिकॉज इट विल हैव ए नेट डाइपोल मूवमेंट। इसी तरह से वाटर है, वाटर इट विल हैव ए नेट डाइपोल मूवमेंट 1.84 डिवाई। सो दिस इंडिकेट दैट कि ये जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अनसिमेट्रिकल इन नेचर। सो डाइपोल मूवमेंट से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो सिमेट्रिकल होगी या अनसिमेट्रिकल होगी। थर्ड एप्लीकेशन है इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका कैरेक्टर 100% कोवलेंट नहीं होता है, उनमें कुछ ना कुछ परसेंट ऐसे आयनिक कैरेक्टर का होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम HCl को माने, इफ HCl इज supposed to have 100% आयनिक, तब जो Q होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। और जो D है इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उसकी वैल्यू होती है 1.275 एंगस्ट्रॉम यूनिट, यानी 1.275 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सो यदि HCl 100% आयनिक है तो म्यू हमें कितना मिलेगा, Q इंटू डी दैट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। और जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इट कम्स आउट टू बी 6.12 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। यानी ये वैल्यू कितनी होती है डिवाई, तो ये वैल्यू आ गई 6.12 डिवाई। यानी यदि HCl 100% आयनिक है तो जो म्यू होगा उसका डाइपोल मूवमेंट होगा वो 6.12 डिवाई होगा। परंतु जो म्यू हमें डाइपोल मूवमेंट जो हमें एक्चुअल में मिला है HCl के केस में दैट इज फाउंड टू बी 1.03 डिवाई। इसलिए परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना आ गया, 1.03 अपॉन 6.12 इंटू 100। यानी ये जो वैल्यू है वो 16.83% के आसपास आती है। यानी HCl के अंदर केवल 16.83% आयनिक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। हम एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड का। ये इथाइलिन डाइक्लोराइड है, यहां पर दो क्लोरीन एटम को हमने डबल बॉन्ड के एक साइड पर लगाया है और यहां पर क्लोरीन एटम आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। हमने पढ़ा था कि जब डबल बॉन्ड यानी जो पाई बॉन्ड होता है उसके अलोंग जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर सकता। उसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। अब यहां पर एक ही जैसे एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिस आइसोमर, एंड यहां पर दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांस आइसोमर। अब यदि हमें डाइपोल मूवमेंट दे रखा हो दो मॉलिक्यूल का इनका, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। अब यहां पर देखिए सिस में जो डाइपोल मूवमेंट है CCl बॉन्ड का वो एक ही साइड में है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होता है, लगभग 0 के आसपास हम मान के चले हैं। तो इसीलिए जो सिस
जो सिस आइसोमर होगा दैट विल हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट, यानी उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। परंतु ट्रांस के केस में यहां पर दोनों CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज व्हाई इट विल हैव द नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बेंजीन रिंग होता है, हमें पता है। यदि सभी 6 के 6 कार्बन इसके आइडेंटिकल होते हैं, परंतु यदि यहां पर एक हाइड्रोजन एटम लगा है और उसके साथ एक और हाइड्रोजन एटम, दिस इज कॉल्ड एज अ 1-2 पोजीशन, सो सच आइसोमर आर कॉल्ड एज अ ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहलाएगा। इसी तरह से यहां पर यदि हम मेटा की बात करें तो 1, 2, 3, 1, 3 पे क्लोरीन एटम होते हैं, तो ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और यदि ये 1, 4 पोजीशन पर हो तो दे वर कॉल्ड एज अ पैरा आइसोमर। क्योंकि पैरा आइसोमर में अगेन डाइपोल मूवमेंट CCl बॉन्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज वाई जो पैरा आइसोमर होते हैं दैट विल हैव द जीरो डाइपोल मूवमेंट। परंतु यहां पर और इस केस में डाइपोल मूवमेंट देखने से ही पता चल रहा है कि जो ऑर्थो होगा उसका डाइपोल मूवमेंट मेटा से ज्यादा होगा। जो ऑर्थो होता है इस केस में उसका डाइपोल मूवमेंट होता है 2.54 डिबाई और मेटा का होता है 1.48 डिबाई। तो इस तरीके से हम ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर में भी इसकी हेल्प से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फेजान्स रूल। यदि हमें दो कंपाउंड को कंपेयर करना हो कि इनमें से कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवलेंट है, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पोलराइजेशन पर बेस्ड। ये क्या होता है, जब एक कैटायन एक एनायन को अप्रोच करता है तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, खत्म करता है। दिस प्रोसेस ऑफ distortion of electron cloud by the cation is called as a polarization, is called as a polarization of anion. The power of cation to polarize the anion is called its polarizing power. वो उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। एंड जो एनायन खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट होने दे रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी। लेकिन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है। अब ये जो पोलराइजेशन है दिस विल डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। फर्स्ट इज साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन greater is the polarization। पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी जितना साइज कैटायन का छोटा होगा, यानी उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और यदि आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो इसका मतलब
ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए यदि हम सपोज लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को कंपेयर करें, यहां पर एनायन तो सेम है, परंतु लिथियम क्लोराइड में क्या है, लिथियम आयन इज देयर, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम आयन है। हमें पता है लिथियम आयन का साइज पोटेशियम आयन से छोटा होता है, इसलिए लिथियम क्लोराइड के केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगी। पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो इसका मतलब इट विल हैव ए ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर, और ये कंपैरेटिवली आयनिक कैरेक्टर का होगा। यानी लिथियम क्लोराइड कोवलेंट हुआ और इसका कोवलेंट कैरेक्टर इससे कम होगा, यानी इसका आयनिक ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा फैक्टर है वो है साइज ऑफ एनायन। Bigger the size of anion, greater is polarization. पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी, यानी एनायन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही खत्म होने देगा। इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड खत्म होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यदि मैं लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड की बात करूं, दोनों में से कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? अब देखिए यहां पर एनायन का साइज यानी आयोडाइड का आयन का साइज फ्लोराइड आयन से बड़ा है, तो यहां पोलराइजेशन ज्यादा होगी। यदि पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड का ज्यादा होगा और लिथियम फ्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसी तरह से ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। ग्रेटर द चार्ज, greater will be the polarization, and so greater is the covalent character, उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो यदि हम एग्जांपल लें, सपोज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पर सोडियम आयन 1 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह से यदि हम एनायन का एग्जांपल लें, सपोज हम ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट ले लेते हैं। इनमें से यहां पर कैटायन का साइज सेम है, एनायन का साइज डिफरेंट है, एनायन पे चार्ज डिफरेंट है, क्लोराइड पे 1 नेगेटिव है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव है। तो इसलिए greater the charge on anion, greater is the polarization. That is why जो बेरियम सल्फेट है इसका कोवलेंट कैरेक्टर बेरियम क्लोराइड से ज्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सपोज वी हैव ए मॉलिक्यूल HF, इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ लिंक है। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ करता है, जिससे फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इसलिए हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सैंपल में जो दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है उस पर भी सेम इसी तरीके से इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन फ्लोराइड
ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, डाइपोल्स क्रिएट होने की वजह से नेगेटिव पोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव पोल ऑफ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। इसी तरह से नेगेटिव पोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव पोल ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electronegative atom of one molecule with hydrogen atom of second molecule is called hydrogen bonding। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशंस फिर क्या हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम। यानी मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है एटम, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और सेकंड, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा एटम का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स। वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज द नेम सजेस्ट, इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन, तो उसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चाहे वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो, चाहे वो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो। सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग between the molecules of same substance, जैसे अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। और यदि हम बात करें वाटर एंड अल्कोहल की, वाटर एंड अल्कोहल की, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, चाहे वो सेम सब्सटेंस के हो, चाहे वो डिफरेंट सब्सटेंस के हो। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सेकेंड टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग within the same molecule, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये फिनोल है और ऑर्थोनाइट्रो यानी नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप हमने कहां लगाया है, ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। एक ही मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है।
तो यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दिस इज कॉल्ड एज अ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स पर क्या इफेक्ट आता है। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरल फॉर्मूला इज RCOOH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे एग्जिस्ट एज डायमर्स, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाई मीन्स टू, मर मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल जैसा दिखता है। दैट इज वाई यदि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करें, सो दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास देन एक्सपेक्टेड। जितना मॉलिक्यूलर मास हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे डबल मॉलिक्यूलर मास हमें मिलता है। इसी तरह से यदि हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें, ऑक्सीजन एंड सल्फर 16th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर और सल्फर का हाइड्राइड हाइड्रोजन सल्फाइड, दोनों क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्राइड हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी नेचर होनी चाहिए। परंतु ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी वाटर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और सल्फर का जो हाइड्राइड है H2S वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑक्सीजन स्मॉल साइज का होता है, सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट इज वाई जो वाटर होता है दैट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी क्लोज आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं। और हमें पता है जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। परंतु हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में सल्फर बीइंग बिगर इन साइज बड़ा होने की वजह से बहुत लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसकी वजह से H2S डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है। इसलिए H2S के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर रहेंगे, यानी H2S गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यदि हम वाटर के बारे में हम जानते हैं कि 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर गैसियस जब वेपर स्टेट में होता है, वाटर सॉलिड जब वो आइस होता है, और वाटर लिक्विड जिसको हम पानी कहते हैं। अब जो आइस है वो तो सॉलिड होती है, उसका डेंसिटी हमें पता है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। बट जो आइस है, आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे आइस फ्लोट करती है। दैट कैन बी एक्सप्लेन इजिली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस के केस में एक्चुअल में जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, जिसमें ईच ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन एटम। ये वाटर के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हमने बनाए। लेकिन सॉलिड आइस के केस में यहां पर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से लिंक है कोवलेंट बॉन्ड से, परंतु आइस में क्या होता है, आइस में हर एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से टेट्राहेड्रली बॉन्ड होती है, 2 बाय द कोवलेंट बॉन्ड एंड 2 बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से यदि हम स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करें तो हर एक ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होती है, और इसी टेट्राहेड्रली
4 हाइड्रोजन से बाउंड होने की वजह से जो आइस होती है उसमें एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। केज यानी गुफा कह लीजिए या पिंजरा कह लीजिए। ये वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है और इस वेकेंट स्पेस के क्रिएट होने से जो वॉल्यूम है आइस का वो ज्यादा हो जाता है। और आपको पता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा हो गया इस वेकेंट स्पेस की वजह से, इसलिए डेंसिटी आइस की कम हो गई। लेस डेंसिटी ऑफ आइस, दैट इज वाई जो आइस होती है वो लिक्विड वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। यदि हम बात करें इसके मैक्सिमम डेंसिटी की, जो वाटर होता है, वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। कैसे? देखिए 0 डिग्री पर हमें पता है जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में होता है, यानी वो आइस की फॉर्म में होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट्स टू ब्रेक। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो सॉलिड आइस थी अब वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब लिक्विड वाटर में होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी और वाटर मॉलिक्यूल इस वेकेंट स्पेस में जाना शुरू हो जाएंगे, तो यानी लिक्विड वाटर की डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस कहां तक चलता है? 4 डिग्री सेल्सियस यानी 277 केल्विन तक चलता है। 277 केल्विन पर यानी 4 डिग्री के बाद जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं अगेन दे स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, यानी वो वेपर फेज उनका शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अमोनिया है, अमोनिया हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन। ये दोनों नाइट्रोजन फैमिली के हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड अमोनिया, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का सेकेंड एलिमेंट फास्फोरस, उसका हाइड्राइड फॉस्फीन। अगेन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन फॉस्फीन।